रिया एक होनहार और काफ़ी बुद्धिमान लड़की रहती है। वो अपार्टमेंट में रहकर एलएलबी की तैयारी कर रही होती है। हर माँ बाप की सपना होता है कि जब उसकी बेटी जवान हो जाए तो उसकी शादी अच्छे घर में कर दिया जाए। वैसे ही रिया का भी शादी एक जगह फिक्स हो जाता है और उसके रिलेटिव और रिश्तेदारों दोस्तों से पता चलता है कि वो लड़का सरकारी नौकरी वाले हैं, तो घर वाले खुश हो जाते हैं कि चलो एक मेरी बेटी वहाँ जाएगी तो अच्छे से ज़िंदगी बिताएगी, वहाँ किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ चल रहा होता है। एक ख़ास दिन पर दोनों को शादी का डेट फिक्स हो जाता है और दहेज के रूप में काफ़ी मोटी रकम और एक गाड़ी का वादा होता है। जो लड़का होता है उसका नाम अमन होता है, जो एक सरकारी टीचर होता है। वो बोलता है कि मुझे जो और अदर सामान है उसके अलावा मुझे एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए जो कम से कम 30-35 लाख की हो, हाई स्टैंडर्ड। लेकिन रिया के पिता काफ़ी गरीब रहते हैं। उसके छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा रहता है जिस पर खेती बाड़ी करके और पार्ट टाइम अपना ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है। तो उस रिया के पिता बोलते हैं कि नहीं, 30-35 लाख की गाड़ी तो नहीं, लेकिन बहुत हो तो मैं 10 लाख तक का गाड़ी का इंतजाम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी इनकम नहीं है कि आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ, आपकी सारी मांग को पूरा कर सकूं। लेकिन मैं जितना हो सके अपने हिसाब से चाहूँगा कि जितना हो सके तिलक दहेज हर चीज़ में किसी भी चीज़ में कमी ना हो, ताकि मैं आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। और रिया का पापा ये भी सोचते हैं कि ये नहीं, कोई और भी गवर्नमेंट नौकरी वाले होंगे तो इतना देना तो पड़ेगा ही। फिर डेट फिक्स हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। एक डेट फिक्स होने के बाद उसी डेट शादी का डेट आता है। उस दिन पूरी धूमधाम से बाराती के साथ अमन बारात लेकर रिया के घर आते हैं और सब जो उस समय जयमाला का टाइम रहता है। लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाना, अंगूठी पहनाना और सभी लोगों के बीच जो दर्शक होते हैं, बारात आए होते हैं, उसके बीच सुसेबित आशीर्वाद प्राप्त करने का समय रहता है। तभी अमन के पिता बोलते हैं कि समधी साहब, तो दहेज में बात हुई है, वो चीज़ तो दिखा दो कहाँ पे है। फिर सारे सामान जो दहेज में बात हुआ रहता है, हर चीज़, टेबल कुर्सी पैसा गहना हर चीज़ दिखा देते हैं, सब कुछ सही रहता है। लेकिन जब गाड़ी की सवाल आता है तो एक 10 लाख की टाटा की गाड़ी दिखाते हैं, जिसे देखकर अमन और उसके पिता भड़क उठते हैं कि हाँ, मेरी मांग तो 30-35 लाख की स्टैंडर्ड गाड़ी की थी, यहाँ पे तो 10 लाख का ही गाड़ी है। यह देखकर अमन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मुझे नहीं करनी है शादी, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी मैं इससे ही बारात लेकर वापस चला जाऊंगा। और ज़ोर से गुस्सा करने लगते हैं। रिया के पापा हाथ जोड़कर अपने दामाद को पैर पकड़ने लगते हैं, बोलते हैं कि माफ़ कर दो, अब मेरी बेटी की इज्जत की सवाल है, ऐसा हो तो आगे मैं जैसे संभव हो वैसे पैसे जोड़कर और आपकी मांगे पूरा कर दूंगा। लेकिन वो मांगने वाला कहाँ थी। अमन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि रिया के पापा के ऊपर हाथ उठा देता है और 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं, जिससे रिया का पापा बहुत दुखित हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो बेटी के इज्जत की थी। इधर जब रिया को पता चलता है कि अमन ने तुम्हारे पापा के ऊपर हाथ उठा दिया, इधर रिया एक दुल्हन के भेष में तैयार हुई रहती है। वहाँ से निकलकर दौड़ते हुए अपने पापा के पास आती है और बोलती है कि पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। जब लड़का आपके ऊपर हाथ उठा सकता है अपने मांग के लिए, तो समझो कि मुझे क्या कभी खुश रख पाएगा। ये तो दहेज और पैसे की लोभी है, मुझे यहाँ शादी नहीं करना है। तो फाइनली बहुत लोग समझाते हैं कि जो हुआ चलो आगे शादी कर लेते हैं, किसी की इज्जत की सवाल है। लेकिन रिया बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लड़का मेरे पेरेंट का मान सम्मान नहीं कर सकता, वो मेरी मान सम्मान क्या करेगी, मेरी इज्जत क्या करेगी। फिर फाइनली बारात वापस चला जाता है। इधर रिया एलएलबी की तैयारी फिर पढ़ने के लिए पटना चली जाती है और एलएलबी करने के बाद सिविल जज की तैयारी करती है और फाइनली उसमें सिविल जज में परीक्षा पास कर एक जज बनकर बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सेटल हो जाता है और अपना काम पूरा करने लगता है सही से ईमानदारी के साथ।
वो जो जो ड्यूटी मिलता है वो निभाने लगता है। उसी दौरान एक महिला रोती हुई आती है और बोलती है कि जज साहिबा मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उस महिला की उम्र लगभग 50 साल के करीब रहती है। तो रिया बोलती है कि माता जी आपको क्या दिक्कत है बताइए। तब वो महिला बोलती है कि मेरे पड़ोसी जो काफ़ी बाहुबली है और सरकारी जॉब की रौब दिखाती है और मेरे ज़मीन जायदाद सारे हड़प लिए है और उसका सारा कागजात मेरे पास है, फिर भी वो देने की राज़ी नहीं है। यह सुनकर रिया अपने लेखपाल को बोलता है कि जो महिला बता रही है, बूढ़ी महिला, उसकी मामले की जांच किया जाए और जो कागजात है उससे चेक किया जाए कि वाकई में इसके साथ गलत हुआ है या नहीं। फिर जो लेखपाल है उस सारे दस्तावेज और कागजात को चेक करते हैं और बतलाते हैं कि जो महिला बोल रही है, जो बूढ़ी महिला बोल रही है, वो बिल्कुल सही है। और तब रिया जिसके उस आदमी जो ज़मीन हड़प आता है उसके खिलाफ नोटिस भेजता है और फाइनली उसे कोर्ट में हाजिर किया जाता है। जैसे ही कोर्ट में आरोपी जो हाजिर होते हैं तो उसे देखकर रिया और वहाँ उपस्थित सारे लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिसने उस 50 साल की बूढ़ी अम्मा की ज़मीन हड़पी रहती है कोई और नहीं, अमन और उसके पिता रहते हैं। और जज की कुर्सी पर अमन के पिता रिया को बैठी देख तुरंत पहचान जाती है कि यही लड़की है जिससे मेरे बेटे की शादी होने वाली थी। उस समय अमन को बहुत अफसोस होता है कि शायद उस दिन शादी कर लिया रहता तो कितना अच्छा रहता है, आज वो वकील बन गई। फिर फाइनली डिसीजन सुना दिया जाता है और रिया ने डिसीजन सुनाता है कि इज्जत के साथ जितने ज़मीन महिला की हड़पी हुई है इसे वापस किया जाए और साथ में 6 महीने से जो कोर्ट का चक्कर लगा रहा है इसके जुर्माने के तौर पे अमन और उसके पिता को 50,000 रुपये अदा करना होगा। अगर इसे नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फाइनली ये डिसीजन सुनाने के बाद सारे अपने अपने घर चल जाते हैं। इधर जब शाम का टाइम होता है तो अमन और उसके पिता रिया के घर पहुंचते हैं और माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि जज साहिबा जो शादी के टाइम गलती हुआ हमसे वो सारे गलती माफ़ करो, अब चाहो तो अभी हम अपना सकते हैं। लेकिन रिया बिल्कुल माफ़ कर देते हैं, रिया बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, मुझे अब इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तब अमन और उसके पिता बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस केस के मामले में जितना पैसा लगे, जितना खर्च लगे, मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ इस केस को मेरे फेवर में कर दिया जाए। लेकिन रिया बिल्कुल से ईमानदारी के साथ काम करते हुए वहाँ से धक्का मार के भगा दिया जाता है और बोलता है कि आइंदा दोबारा कभी मेरे घर पे आने का भी प्रयास मत करना, क्योंकि अब पहले जैसा मैं लड़की नहीं जो तुम्हारे आगे मेरे पिता पैर पकड़े और हाथ जोड़े, वो सारे एक स्वप्न था, वो सारे चीज़ को भूल चुका हूँ और मुझे अपने ड्यूटी ईमानदारी से करने दो। दोस्तों, जब इसकी जानकारी रिया को माता पिता को चलता है तो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि फर्स्ट बार उसकी लड़की एक जज बनकर अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने बेइज्जती करने वाले के खिलाफ एक सही निर्णय लिया था और उचित फैसला और उचित दंड दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या रिया ने सही फैसला किया और रिया ने क्या सही फैसला किया और उसे भगा दिया? और आज के ज़माने में दहेज प्रथा ऐसी चीज़ है जो इंसान के लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। अतः अब इसे रोकने के प्रयास करें और जितना हो सके वहीं पे रुक जाए। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरी किसी की भावनाओं या किसी के ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और सचेत करना है कि लड़कियां भी लड़के से कम नहीं होती और जो समाज में दहेज प्रथा जैसे कुरीति है इसे जितना जल्द हो सके उसे बंद किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पूरी कहानी अच्छी लगी होगी। आपको कहानी अच्छी लगी तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।